जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है एजुकेशन हब में। आपके सामने आज हम लाए हैं इग्नू का पाठ्यक्रम कोड परास्नातक अर्थात कि पोस्ट ग्रेजुएशन संस्कृत से एमए आपका हम आपके सामने लाए हैं। और यह कोर्स कोड है MSK01 इसका कोर्स कोड है। खंड यहाँ पे आपको 3 खंडों में या तो आपको मिलेगा, लेकिन आज के सामने हम केवल लाए हैं खंड 1 का इकाई 1, ठीक है, जिसका शीर्षक है संस्कृत साहित्य शास्त्र एवं साहित्य। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विशेष पाठ्यक्रम किसने तैयार किया है। पीडीएफ भी आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप इग्नू की वेबसाइट पर जाकर भी वहाँ पे देख सकते हैं। इंदिरा गांधी इग्नू, मतलब उसी को कहा जाता है IGNOU ignou.ac.in पे जाके ई ज्ञान कोश में जाके ह्यूमैनिटीज़ में जाके, मतलब ह्यूमैनिटीज़ का ही विषय है ये सब। लैंग्वेज तो ह्यूमैनिटीज़ के ही विषय होते हैं। हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सब आपका ज्योतिष हो गया। तो यहाँ पे आपको जाने के बाद आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि संस्कृत साहित्य का इतिहास 5 इकाई है, साहित्य शास्त्र साहित्य दर्पण 5 इकाई, मेघदूत 5 इकाई, मृच्छकटिकम भी इसी में है 6 इकाई। सभी 5 इकाई में, सभी खंड 5 इकाई में, केवल एक 5वां जो खंड है वह 6 इकाई में है। तो यह इसकी रूपरेखा है। तो आइए देखते हैं खंड 1 का इकाई 1 क्या है, जिसका शीर्षक है संस्कृत साहित्य का इतिहास। जैसे हम लोग पढ़ते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, इसी प्रकार से संस्कृत साहित्य का इतिहास। इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, 4, 5, 5 इकाई में है। तो 5 पहला इकाई का नाम महाकाव्य है, दूसरे का खंड काव्य, तीसरे का कथा साहित्य एवं ऐतिहासिक काव्य, चौथे का गद्य तथा चंपू काव्य, 5वां है दृश्य काव्य और रूपक। तो हमें केवल महाकाव्य देखना है आज, ठीक है, बहुत लंबा है। आइए देखते हैं खंड 1 का परिचय। MSK01 या फिर 001 वही मतलब है संस्कृत साहित्य एवं साहित्य पाठ्यक्रम का यह प्रथम खंड काव्य है। इस खंड को पढ़ने के पश्चात आप साहित्य की विविध विधाओं एवं साहित्यिक कृतियों से परिचित हो सकेंगे। यह खंड 5 इकाइयों में विभाजित है। इस खंड की पहली इकाई महाकाव्य से संबंधित है। इस इकाई में महाकाव्य के लक्षण, उसका उद्भव, विकास एवं प्रमुख महाकाव्यों तथा रघुवंशम, कुमार संभव, बुद्ध चरितम आदि की विषय वस्तु एवं शैलीगत वैशिष्ट पर प्रकाश डाला गया है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि इग्नू के ई ज्ञान कोश पे जाके वहाँ पे आप अपने कोर्स में खोजकर वहाँ पे ले सकते हैं। सब कुछ फ्री है, वेबसाइट पे सब कुछ फ्री है। सब कुछ मटेरियल जो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मतलब वहीं इंटरनेट पे वह आपका फ्री है, फ्री। यदि आप इसका सॉफ्ट कॉपी लेते हैं तो आपको लगभग 1000-1500 ऐसे कुछ देना पड़ेगा, 1000 मान के चलिए। तो महाकाव्य यथा रघुवंशम, कुमार संभव, बुद्ध चरितम आदि की विषय वस्तु शैलीगत वैशिष्ट पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। इकाई संख्या 2 खंड काव्य से संबंधित है। पहले परिचय हम दे रहे हैं। इस इकाई में आप खंड काव्य का लक्षण, उसके उद्भव, विकास की परंपरा का अध्ययन करेंगे। आप संस्कृत साहित्य के कुछ प्रमुख खंड काव्य तथा मेघदूत, ऋतुसंहारम, नीति शतकम आदि की कथा वस्तु से परिचित होंगे तथा शैली के आधार पर इन खंड काव्यों का क्या वैशिष्ट है इसका भी समझ सकेंगे। इकाई 3 कथा साहित्य हम ऐतिहासिक काव्य से संबंधित है। संस्कृत साहित्य में कथाएं प्रेरक के रूप में कार्य करती हैं। कथाएं हमें नीतिगत शिक्षा प्रदान करती है। इस इकाई में आप कथा साहित्य हम ऐतिहासिक काव्य के उद्भव, विकास एवं परंपरा को समझने के साथ साथ कथा साहित्य हम ऐतिहासिक काव्य से संबंधित कथा ग्रंथों एवं काव्यों से परिचित हो सकेंगे। इकाई संख्या 4 गद्य तथा चंपू काव्य से संबंधित है। गद्य कबीराम निक्सम विदंती, इस उक्ति के आधार पर गद्य काव्य को कवियों की कसौटी कहा गया है। अतः संस्कृत साहित्य में कवियों ने गद्य काव्य लिखकर साहित्य के कोश को समृद्ध बनाया। इस इकाई में आप गद्य काव्य की उत्पत्ति, उसके विकास, परंपरा से परिचित होंगे तथा प्रमुख गद्य काव्यों तथा वासवदत्ता, हर्षचरित, कादम्बरी आदि की कथा वस्तुओं में शैलीगत विशिष्टताओं का अध्ययन करेंगे। इकाई संख्या 5 दृश्य काव्य रूपक है। दृश्य काव्य अभिनय होता है, अतः इसको रूपक आदि नामों से जाना जाता है। दृश्य काव्य रूपक के उद्भव एवं विकास की एक लंबी परंपरा है, क्योंकि इस विषय पर विभिन्न भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। इस इकाई में आप हिंदी मतों, रूपक भेदों एवं प्रमुख रूपकों का परिचय प्राप्त करेंगे। तो इकाई 1 आइए देखते हैं। सभी इकाइयों का हो गया ना विश्लेषण, हाँ सभी का हो गया। तो आइए अब देखते हैं इकाई 1 में क्या है। इकाई 1 का जो शीर्षक है महाकाव्य। इकाई की रूपरेखा देखेंगे। रूपरेखा में क्या है उद्देश्य होगा, प्रस्तावना होगा, महाकाव्य की परिभाषा एवं लक्षण होगा, महाकाव्य का उद्भव एवं विकास होगा, महाकाव्य विषय वस्तु एवं शैली के आलोक में देखेंगे। क्या क्या देखेंगे? कुमार संभव, रघुवंशम, बुद्ध चरितम, जानकी हरणम, दशावतार चरितम, नैषधीय चरितम, अन्य महाकाव्य यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। तुम है तो एक तारी ज़मीन पे,
इंटरमीडिएट के संस्कृत में क्या क्या सिलेबस है, ये भी तो हमें देखने वाली बात है। खैर कोई बात नहीं, सारांश अंत में देखेंगे। कुछ उपयोगी पुस्तकें, अभ्यास प्रश्न भी आपको देखने को मिल जाएंगे। उद्देश्य क्या है, इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप महाकाव्य के स्वरूप के से परिचित होंगे, ठीक है। संस्कृत साहित्य में महाकाव्य के इतिहास से परिचित होंगे, ठीक है। संस्कृत साहित्य में महाकाव्य की परंपरा का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, महाकाव्य के इतिहास से परिचित होंगे, महाकाव्य की परंपरा जान सकेंगे, महाकाव्य का स्वरूप जान सकेंगे और संस्कृत साहित्य में कुछ प्रमुख महाकाव्यों का परिचय प्राप्त करेंगे। प्रस्तावना क्या है, काव्य पढ़ने से छात्रों के हृदय में अनंत शक्ति का संचार होता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। काव्य से कीर्ति धन व्यवहार ज्ञान अमंगल का निवारण शीघ्र ही परमानंद की अनुभूति ये सब प्राप्त होते हैं। इन सभी कारणों से काव्य का शिक्षण प्रधान है। संसार में होने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं तथा प्रवृत्त विचारों से कवि का हृदय जब रसाप्लावित होता है तब उसकी कलम से अत्यंत रमणीय कविता का प्रवाह निःसृत होता है। कवनीयम काव्यम, इस प्रकार ध्वन्यालोक कवनीयम काव्यम धन्य लोग चंद की टीका में अभिनव गुप्त द्वारा कहा गया है। कवेह कर्म काव्यम, वह पहले कवि के हृदय में आविर्भूत होता है तथा बाद में पाठकों के हृदय में साक्षात रूप से प्रवेश करता है। संस्कृत साहित्य में रामायण महाभारत रघुवंशम कुमार संगम मेघदूत किरात अर्जुनियम शिशुपाल वधम नैषधीय चरित इत्यादि सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। इस इकाई में आप हिंदी काव्य ग्रंथों की विषय वस्तु शैली एवं रस का अध्ययन करेंगे। महाकाव्य परिभाषा एवं लक्षण, संस्कृत भाषा में महाकाव्यों की रचना के साथ ही समीक्षकों का अध्ययन काव्य के लक्षण देने की दिशा में गया। भामा ने अपने काव्य अलंकार में, दंडी ने काव्य दर्श में, अग्नि पुराण में, आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में महाकाव्य के लक्षणों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। साहित्य दर्पण में प्राप्त महाकाव्य का लक्षण इस प्रकार है, यह सर्गों में विभक्त है। दूसरा क्या है, यह नायक देवता कुलीन क्षत्रिय या वंशज कुलीन अनेक राजा होते हैं। श्रृंगार और वीर शांत रस में कोई एक प्रधान रस होता है। श्रृंगार वीर या फिर शांत रस में कोई एक प्रधान होता है और अन्य उसके सहायक होते हैं। इसमें सभी नाटकीय संधियाँ होती है। इसका कथानक ऐतिहासिक होता है या किसी सज्जन व्यक्ति से संबंधित। छठवां, इसमें चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम और मोक्ष का वर्णन होता है और उनमें किसी एक फल की प्राप्ति का वर्णन होता है। प्रारंभ में देव आदि को नमस्कार आशीर्वाद या वस्तु निर्देश होता है। कहीं दुर्जन निंदा और सज्जन प्रशंसा भी रहती है। प्रत्येक सर्ग में एक छंद वाले पद रहते हैं, किंतु अंत में छंद परिवर्तन हो जाता है और इसमें 8 से अधिक सर्ग होते हैं, जो न बहुत छोटे और न बहुत बड़े हैं। कहीं विभिन्न छंद वाले सर्ग भी होते हैं। सर्ग के अंत में भावी कथा का संकेत होता है। इसमें संध्या, सूर्य, चंद्रमा, रात्रि, प्रदोष, अंधकार, दिन, प्रातः, मध्याह्न, मृगया, शैल, ऋतु, वन, सागर, युद्ध, प्रस्थान, विवाह, मंत्र, पुत्र, उदय आदि का वर्णन रहता है। ग्रंथ का नाम कवि, कथानक, नायक या प्रतिनायक के नाम पर रखना चाहिए। 14वां पॉइंट क्या है, सर्गों का नाम वर्णित कथा के आधार पर रखना चाहिए। आर्ष महाकाव्यों में सर्गों का नाम आख्यान पर निर्भर होता है। सर्ग बंधो महाकाव्यम तत्रैको नायकः सुरः सद्वंशः क्षत्रियो वापि धीरो दाट गुणान्वती एकवंश भवा भूपा कुलजा बहवो अपि वा श्रृंगार वीरशान्त नामेको अंगिरस इष्यते अंगानि सर्वेऽपि रसा सर्वे नाटका संदेहा इति सोदभां वृद्धमद्य वृत्तमन्यद वा सज्जनाश्रयं चत्वारस्तस्य वर्गास्युत्तेष्वेकं फलं भवेत् वाद्या नमस्क्रिया स्वीरवा वस्तु निर्देश एवा क्वचिन्दा खलादीनां सतां च गुणीकृतम् एकवृत्तमये पद्ये रवस्थाने अन्यवृत्ते के नाति स्वल्पा नाति दीर्घा सर्गा अष्टाधिका या कर्वे वृत्तस्य वा नाम्ना नायकस्ते तरस्य वा नामस्य सर्गोपादेय कथया सर्गनाम तो साहित्य दर्पण परी। तो यहाँ पे देख सकते हैं के लिए भारतीय आचार्यों के समान ही पाश्चात्य विद्वानों ने कुछ विशिष्ट परिभाषा इस प्रकार दी है। फ्रेंच विद्वान लीबुस के मतानुसार महाकाव्य प्राचीन घटनाओं का छंदोत्पद रूपक है। लॉर्ड कैंपस के अनुसार महाकाव्य वीरतापूर्ण कार्यों का उदात्त शैली में वर्णन है। हाब्स के अनुसार कविता को ही महाकाव्य कहते हैं। सुप्रसिद्ध समालोचक बावरा के अनुसार सर्वसम्मति महाकाव्य वह कथात्मक रूप है जिसका आकार बृहद होता है। क्या समझे, फिर से देखें। महाकाव्य लक्षण के लिए भारतीय आचार्यों के समान ही पाश्चात्य विद्वानों ने कुछ विशिष्ट परिभाषाएं इस प्रकार दी है। फ्रेंच विद्वान लीबुस के अनुसार महाकाव्य प्राचीन घटनाओं का छंदोत्पद रूपक है। लॉर्ड कैंपस के अनुसार महाकाव्य वीरतापूर्ण कार्यों का उदात्त शैली में वर्णन है। हाब्स के अनुसार कविता को ही महाकाव्य कहते हैं।
सुप्रसिद्ध महासमालोचक बावरा के अनुसार सर्वसम्मति महाकाव्य वह कथात्मक रूप है जिसका आकार बृहद होता है, जिसमें महत्वपूर्ण एवं गरिमापूर्ण घटनाओं का वर्णन होता है और जिसमें कुछ चरित्रों की क्रियाशील जीवन कथा होती है। उसे पढ़ने के पश्चात विशेष प्रकार का आनंद प्राप्त होता है। सारांश में पाश्चात्य महाकाव्य का लक्षण इस प्रकार है। महाकाव्य का नायक राष्ट्र एवं जाति का प्रतिनिधि होता है, जिसके द्वारा राष्ट्र एवं जाति की विजय प्रदर्शित की जाती है। महाकाव्य के कार्य और पात्र महान होते हैं। विषय परंपरा प्रतिष्ठित, लोक प्रचलित या राष्ट्रीय होती है। घटनाओं का बहुल होने के कारण कथानक शिथिल होता है और महाकाव्य में अनियंत्रित, असंभव एवं अद्भुत तत्व अधिक होते हैं। महाकाव्य एक बृहदाकार प्रागतन प्रधान काव्य है जिसकी शैली की महत्ता होती है। छंद प्राय ही होता है और वीर रस की प्रचुरता रहती है। अरिस्टोटल के मतानुसार महाकाव्य का आकार इतना होना चाहिए जो एक दिन में पढ़ा जा सके, जबकि एक अन्य विद्वान कथन है महाकाव्य में केवल एक ही वर्ष की घटनाएं होनी चाहिए। प्रोफेसर डिक्सन के अनुसार राष्ट्रीय कविता ही सच्ची महाकाव्य सिद्ध होता है। पाश्चात्य दृष्टिकोण से महाकाव्य के प्रधान दो भेद हैं, विकसित महाकाव्य और अलंकृत महाकाव्य। विकसित महाकाव्य वह है जो अनेक शताब्दियों से अनेक हाथों से संशोधित, संपादित, परिवर्धित एवं संस्कृत होता हुआ अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त कर सका है। उसका आधार प्राचीन कथाएं होती हैं। अलंकृत महाकाव्य वह है जिसमें एक ही व्यक्ति का काव्य कौशल दर्शित है। विकसित महाकाव्यों में इलियड तथा ओडिसी और महाभारत और अलंकृत महाकाव्यों में रामायण को उद्धृत किया जा सकता है। ठीक है, फिर से देखें क्या कह रहा है। उसका आधार प्राचीन कथाएं। अलंकृत महाकाव्य वह है जिसमें एक ही व्यक्ति काव्य कौशल प्रदर्शित करता है। विकसित महाकाव्य में इलियड तथा ओडिसी और महाभारत और अलंकृत महाकाव्यों में रामायण को उद्धृत किया जा सकता है। महाकाव्य का उद्भव एवं विकास। वेद हमारे यहाँ एक मत से प्राचीनतम ग्रंथ स्वीकार किए गए हैं। वेदों में भी ऋग्वेद प्राचीन माना गया है। अतः किसी भी विद्या के प्रारंभिक सूत्रों का जब प्रश्न समझ आता है तब सर्वप्रथम ऋग्वेद की ओर ही ध्यान जाता है। यद्यपि आज विद्वानों का सर्वमान्य सिद्धांत यह है कि भारतीय कवियों को काव्य की प्रेरणा आदि महाकाव्य वाल्मीकि रामायण तथा कुछ अंशों में भारतीय ऐतिहासिक महाकाव्य महाभारत से मिली, तथापि महाकाव्य की उत्पत्ति का बीज हमें वेदों से प्राप्त होता है। महाकाव्यों का उद्भव ऋग्वेद के आख्यान सूक्तों, इंद्र, वरुण, विष्णु और उषा आदि के स्तुति मंत्रों तथा नरसंसी ऋचाओं एवं गाथाओं से हुआ है। ब्राह्मण ग्रंथों में हरिश्चंद्रोपाख्यान, सुनह से कथा तथा इतिहास पुराण काल में सुपर्णाध्याय आख्यान में काव्यवत प्रचुर मात्रा में। यही स्वरूप आगे चलकर महाकाव्य में परिणित हो गया। रामायण और महाभारत आगे चलकर परिवर्ती काव्य और महाकाव्यों के लिए उपजीव्य ग्रंथ हो गए। संस्कृत साहित्य में महाकाव्यों का विकास की परंपरा में संस्कृत व्याकरण के मुनि त्रय, पाणिनि, वरिरुचि तथा पतंजलि का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आचार्य रुद्रट कृत काव्य अलंकार सूत्र के टीकाकरण नामी साधु ने पाणिनि द्वारा रचित दो महाकाव्यों जाम्बवती विजय तथा पाताल विजय का उल्लेख किया है। इसमें 18 सर्गों में श्री कृष्ण का पाताल में जाकर जाम्बवंती के विजय और परिणय की कथा वर्णित है। वररुचि 350 ईसा पूर्व के नाम से भी अनेक सुंदर श्लोक विभिन्न सुभाषित संग्रहों में उपलब्ध हैं। इन्होंने स्वर्गारोहण नामक काव्य की रचना की। इसे पतंजलि ने वार रुचम काव्यम कहकर संबोधित किया। समुद्रगुप्त के कृष्णचरित काव्य में इसका उल्लेख है। महाभाष्यकार पतंजलि 150 ईसा पूर्व ने भी इसी श्रृंखला में महानंद काव्य लिखा। समुद्रगुप्त ने कृष्णचरित की प्रस्तावना में लिखा है। महाभाष्यकार पतंजलि ने भी इसी में महानंद काव्य लिखा। समुद्रगुप्त ने कृष्णचरित के प्रस्तावना में लिखा है कि पतंजलि ने योग शास्त्र की व्याख्या के रूप में महानंद नामक काव्य लिखा। रुद्रदामन का गिरनार वाला शिलालेख अलंकृत काव्य शैली का नमूना है। प्रयाग के अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण हरिशेड़ कृत समुद्रगुप्त प्रशस्ति सुंदर एवं समृद्ध काव्य का उदाहरण है। काव्य साहित्य की स्मृति प्रगति वत्स भट्टी के मंदसौर के अभिलेख से भी स्पष्ट है। वेद संहिता के पश्चात संस्कृत साहित्य की काव्यधारा का उद्गम मुख्यतः आदि काव्य रामायण तथा वीर काव्य महाभारत थी है। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत के आदि कवि और उनकी कृति रामायण संस्कृत का आदि महाकाव्य है। निषाद महर्षि वाल्मीकि संस्कृत के आदि कवि और उनकी कृति रामायण संस्कृत का रामायण के किसने लिखा? वाल्मीकि ने। संस्कृत का आदि महाकाव्य है। माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती सम यत्कौच मिथुनादे कवधि काम मोहितम। उपर्युक्त पद अनुष्टम छंद समाहार से युक्त एवं प्रथम बार प्रयुक्त हुआ है। आदि कवि वाल्मीकि का यह श्लोक संस्कृत काव्य का प्रथम श्लोक है और इसी से महाकाव्य का प्रादुर्भाव हुआ है। इस युग में महाकाव्य या काव्य लक्षण विषय पर भी वाल्मीकि कहते हैं अलंकृतः शुभः शब्दे समय दीर्घमानुष्य है।
ठीक है। छंदो वृत्ताश्च विविधाय रविन्तः विदुषाम प्रियम। रामायण के पश्चात महर्षि वेदव्यास विरचित वीर काव्य महाभारत में भी महाकाव्यों के बीच दृष्टिगोचर होते हैं। अतः रामायण और महाभारत संस्कृत काव्य के आदि महाकाव्य यानी कि उपजीव्य महाकाव्य अथवा आर्ष महाकाव्य कहे जाते हैं। संस्कृत के महाकाव्यों के लिए दोनों ग्रंथ रत्न उपजीव्य हैं। इसके पश्चात महाकवि कालिदास का काव्य काश में उदय होता है। विद्वानों के एक समूह जहाँ अश्वघोष को प्रथम कवि मानकर बुद्ध चरितम को महाकाव्य परंपरा का प्रारंभिक ग्रंथ मानता है, वहाँ द्वितीय समूह कालिदास को प्रथम कवि मानकर कुमार संभव को प्रथम महाकाव्य के रूप में मानता है। इस प्रकार उत्तर काल में कविता कामिनी में विद्वता के संचार का श्रेय महाकवि भारवीकृत किरातार्जुनीयम को जाता है। भट्टी काव्य रावण वधम कुमारदास कृत जानकी हरणम माघ कृत शिशुपाल वधम श्रीहर्ष कृत नैषधीय चरितम कविराज कृत माधव भट्ट। इसी प्रकार अनेक कवियों ने संस्कृत साहित्य में अपना अमूल्य योगदान दिया। फिर से देखते हैं कौन कौन। इस प्रकार उत्तर काल में कविता कामिनी में विद्वता के संचार का श्रेय महाकवि भारवीकृत किरातार्जुनीयम किसने लिखा? भारवी ने। भट्टी काव्य रावण वधम किसने लिखा? भट्टी काव्य। कुमारदास कृत के जानकी हरण किसने लिखा? कुमारदास। माघ ने लिखा शिशुपाल वधम। श्रीहर्ष ने लिखा नैषधीय चरितम कविराज कृत माधव भट्ट। इस प्रकार अनेक कवियों में संस्कृत साहित्य में अपना अमूल्य योगदान दिया। महाकाव्य के विकास का योगदान। इतिहास, रूपक विकास और शैलीगत विकास। रूपक विकास में वैदिक काल है, वीर महाकाव्य काल है और लौकिक महाकाव्य काल है। कौन कौन? वैदिक काल, वीर महाकाव्य काल, लौकिक महाकाव्य काल। शैलीगत विकास में प्रसादात्मक शैली, अलंकारात्मक शैली और श्लेषात्मक शैली। तो प्रसादात्मक शैली, अलंकारात्मक शैली, श्लेषात्मक शैली है। महाकाव्य देखते हैं विषय वस्तु एवं शैली के आलोक में देखते हैं। महाकाव्यों की चर्चा करते हैं, जैसे कि पहला कुमार संभव है। क्या है इसमें, इसके बारे में आइए देखते हैं। महाकवि कालिदास ने 2 महाकाव्य लिखे हैं, कुमार संभव और रघुवंशम। ये महाकाव्य कुमार संभव और रघुवंशम। कुमार संभव महाकाव्य कालिदास की प्रारंभिक रचना है, जिसमें कवि ने शिव की कुमार संभव महाकाव्य कालिदास की प्रारंभिक रचना है, जिसमें कवि ने शिव पार्वती का विवाह, कुमार कार्तिकेय के जन्म और उनके द्वारा तारकासुर के वध की कथा उपन्यस्त की है। महाकवि कालिदास विरचित कार्तिकेय के जन्म से संबंधित महाकाव्य कुमार संभव की गणना संस्कृत के 5 महाकाव्यों में की जाती है। ठीक है, की जाती है। कहाँ पे पहुँचे? की जाती है। कला के हर प्रतिमान की कसौटी पर कुमार संभव एक श्रेष्ठ महाकाव्य सिद्ध होता है। हर कसौटी पे सिद्ध होता है। मानव मन में कवि की विलक्षण पैठ सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। पार्वती, शिव, ब्रह्मचारी आदि सभी पात्र मौलिक व्यक्तित्व एवं जीवंतता से संपन्न है। प्रकृति चित्रण में कवि का असाधारण नैपुण्य दर्शन है। तो पार्वती हो गया, शिव हो गया, ब्रह्मचारी आदि सभी पात्र मौलिक व्यक्तित्व एवं जीवंतता से संपन्न है। प्रकृति चित्रण में कवि का असाधारण नैपुण्य दर्शन है। काम दहन तथा कठोर तपस्या के फलस्वरूप पार्वती को शिव की प्राप्ति सांस्कृतिक महत्व का प्रसंग है। कवि ने दिव्य दंपति को साधारण मानव प्रेमी प्रेमिका के रूप में प्रस्तुत कर मानवीय प्रणय एवं ग्राहस्थ जीवन को गरिमा मंडित किया है। यह महाकाव्य 17 सर्गों में समाप्त हुआ है, किंतु लोक धारणा है कि केवल प्रथम 8 सर्ग कालिदास के द्वारा रचित है, बाद के 9 सर्ग अन्य कवि की रचना है, ऐसा माना जाता है। विषय वस्तु क्या है? संक्षेप में इस महाकाव्य की विषय वस्तु इस प्रकार है। सर्ग 1 हिमालय वर्णन तथा पार्वती की उत्पत्ति। सर्ग 2 में क्या है? हिमालय उत्पत्ति और हिमालय वर्णन है, पार्वती की उत्पत्ति है। दूसरे में क्या है? तारकासुर से पीड़ित देवों का ब्रह्मा के पास जाना और शिव पार्वती के पुत्र स्कंद द्वारा तारकासुर के वध का उपाय ब्रह्मा के द्वारा बताया जाना। स्कंद मतलब वही आपके कार्तिकेय। सर्ग 3 कामदेव द्वारा शिव की तपस्या का भंग किया जाना। और क्रुद्ध शिव द्वारा कामदेव को भस्मसात करना। सर्ग 4 में क्या है? पति के नाश पर रति का विलाप है। रति कामदेव की पत्नी। पार्वती को घोर तपस्या का वर्णन और पार्वती के घोर तपस्या का वर्णन और ब्रह्मचारी वेशधारी शिव से पार्वती का संलाप और समागम। सर्ग 6 में क्या है? विवाह के इच्छुक शिव का पार्वती के याचनार्थ सप्तर्षियों को हिमालय के पास भेजना। विवाह के इच्छुक शिव का पार्वती की याचना के चलते सप्तर्षियों को 7 ऋषियों को हिमालय के पास भेजना। सर्ग 7 शिव की वरयात्रा और पार्वती परिणय।
सर्ग 8 में शिव पार्वती का दाम्पत्य जीवन, केली विहार वर्णन। कुछ विद्वान केवल 8 सर्ग को ही कालिदास की रचना मानते हैं। सर्ग 9 में दाम्पत्य का सुख अनुभव करते हुए विविध पर्वतों आदि पर घूमकर कैलाश पर्वत पर वापस आना। सर्ग 10 में कार्तिकेय यानी कुमार स्कंद, जिसका नाम है, दो नाम है, कुमार स्कंद हो या फिर कार्तिकेय हो, दोनों एक ही हैं, का गर्भ में आना। 11 है, सर्ग 11 में कुमार जन्म तथा कुमार का बाल्य वर्णन है। 12 में कुमार का सेनापतित्व है। सर्ग 13 में कुमार द्वारा सैन्य संचालन है। 14 में देवसेना का आक्रमणार्थ प्रयाण है। 15 में देवासुर सैन्य संघर्ष है। 16 में युद्ध वर्णन है। सर्ग 17 में तारकासुर वध है। शैली क्या है? कुमार संभव महाकाव्य कालिदास की प्रतिभा का सुंदर निदर्शन है। इसमें भाव पक्ष और कला पक्ष का सुमधुर समन्वय है। अलंकारों की सुंदर छटा है। वर्णनों में सजीवता है, व्यापकता और स्वाभाविकता है। भाषा का परिष्कार, कल्पना की उदारता, भाव की मनोज्ञता, रसों का सुंदर परिपाक, रसराज श्रृंगार का सर्वांगीण वर्णन, तमोमूलक परिष्कृत प्रेम का महत्व प्रतिपादन तथा छंद योजना में सिद्धहस्तता कुमार संभव की प्रमुख विशेषताएं। इस दृष्टि से कुमार संभव एक सफल महाकाव्य है। कालिदास की भाषा वश वर्तनी उनके भावों का अनुगमन करती है और श्रृंगार का भाषा मूलक सौंदर्य इस उदाहरण में देखा जा सकता है। मधुमायनी का रसास्वाद करते हुए दंपति शिव पार्वती को कैलाश पर्वत पर शीतल मंद सुगंध समीर उनके भाव विलास को सम्मिलित कर रहा था। ठीक है, जैसे सुनिए। सर्वाहिनी वारी विहारचारी रतांत नारी श्रम शांतिकारी तो पारिजात प्रसव प्रसंगो मरुत सिसेवो गिरिराज गिरिसौ। कुमार संभव 9/38 है। इसमें कुमार संभव में मतलब वही है, 9वां पेज, 9वां श्लोक होगा। इसमें व र स मतलब व र स वर्णों का अनुप्रास मूलक भाषा षष्ठ श्रुति सुखद है। कालिदास के काव्य में मनोभाव की मार्मिक अभिव्यक्ति और भाव संदर्भ पग पग पर परिलक्षित होता है। पग पर परिलक्षित होता है। कुमार संभव में 60 वर्ग में कन्या सुलभ शालीनता का वर्णन मिलता है। एवं वादिनी देवर्षो पार्श्वे पिथुर दो मुखी लीला कमल पत्राणी गणयामास पार्वती। कुमार संभव का यह भी है, कालिदास ने पार्वती द्वारा शिव के वर्ण के प्रसंग में मार्मिक व्यंजना प्रस्तुत की है। एक और शिव की अकिंचनता, दुर्वेश और असौंदर्य और अप्रभावोदात्मकता, और दूसरी ओर पार्वती का अलौकिक सौंदर्य, सुकुमारता और दिव्य आकर्षण है। दोनों का विरोध हास्य मिश्रित व्यंग में प्रकट किया गया है। वट रूपधारी शिव का कथन है कि शिव से प्रेम करके चंद्रकला और तुम दोनों ने अपना दुर्भाग्य बुलाया। कोमल भाव के साथ ललित पदावली का समन्वय भी दर्शनीय है। द्वयम गतम संप्रति शोचनीयताम समागम प्रार्थनया कपालिनः कला च सा कांतिमती कला वस्य त्वमस्य लोकस्य च नेत्र कौमुदी। कुमार संभव महाकाव्य का प्रधान रस श्रृंगार रस है। शिव पार्वती के दाम्पत्य प्रेम की अविभाज्यता और अनुकरणीयता की कल्पना पूर्णता तुलना भागीरथी और समुद्र के प्रेम से की है। यदि भागीरथी के लिए समुद्र सर्वस्व है तो समुद्र के लिए भागीरथी। यह स्थिति शिव और पार्वती के रसात्मक अनुराग की थी। तम यथात्म सदृशम वरम बधु रंत रज्यत वरस्तत्वैताम सागरा दनपगा ही जाह्नवी सोऽपि तन्मुखर सैक वृत्तिभाव। उपमा कालिदास उक्ति से स्पष्ट होता है कि कालिदास को उपमा अलंकार कितना प्रिय होगा। साथ ही कालिदास ने अन्य अलंकारों को भी यथास्थान प्रयोग किया है। कुमार संभव महाकाव्य में वर्णित उपमा एक उदाहरण इस प्रकार से है। कामदेव के विनाश से दुखित रहती की अवस्था वायु से बुझाए हुए दीपक की धूमा वृत वर्तिका के तुल्य अंधकार वृत थी। गत एवं न ते निर्वर्तते सखा दीपम इवानी लाहत अहमस्य दसेव पश्य मही सस्य व्यसनेन धूमिताम। इसी प्रकार अर्थांतर न्यास अलंकार के संबंध में भी कालिदास विशिष्ट थे। अर्थानंतर से विनाश से कालिदासो विशिष्ट थे। इस प्रकार रूपक यमक श्लेष आदि अन्य अलंकारों का भी निदर्शन इस महाकाव्य में प्राप्त होता है। प्रकृति का मानवीकरण भी इस महाकाव्य में द्रष्टव्य है। उन्होंने अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण किया। छंद योजना के अंतर्गत छोटे छंदों का प्रयोग अधिक मिलता है। इस महाकाव्य में उपजाति और अनुष्टुप छंदों का अधिकांशतः प्रयोग हुआ है तथा सर्गांत छंदों में मालिनी, मंद्रक्रांता, हरिणी, वसंत, तिलका इत्यादि छंदों का प्रयोग हुआ है। रघुवंशम 14.2 मतलब खंड 1 का जो इकाई 1 का
चौथा भाग है उसका दूसरा जो है वो है रघुवंशम। यह कालिदास विरचित द्वितीय महाकाव्य, पहला कुमार संभव, दूसरा रघुवंशम। संस्कृत महाकाव्यों ने इसका उत्कृष्ट स्थान दिया है। डॉक्टर बच्चन देव कुमार के शब्दों में रघुवंश संस्कृत साहित्य के सुरम्य प्रसाद का मणिमंडित प्रवेश द्वार है। संस्कृत साहित्य उद्यान का मनोरम सरसिज मंडित सरोवर है। यह 19 सर्गों का महाकाव्य है। पहला कौन था, कितना, 17 में था कुमार संभव, यह 19 है। इन सर्गों में रघुवंशी राजाओं का वर्णन है। इस वर्णन में कालिदास ने रामायण में दी गई वंशावली का अनुसरण न करके वायु पुराण तथा विष्णु पुराण में वर्णित वंशावली का ग्रहण किया है। विषय वस्तु, इस महाकाव्य की विषय वस्तु संक्षेप में इस प्रकार है। प्रथम सर्ग में राजा दिलीप की संतानहीनता, महाकाव्य की विषय वस्तु संक्षेप में इस प्रकार है। प्रथम सर्ग में राजा दिलीप की संतानहीनता और संतान प्राप्तार्थ गुलगुरु वशिष्ठ के आदेशानुसार कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा का व्रत लेने का वर्णन है। द्वितीय सर्ग में नंदिनी की सेवा, फिर से देखते हैं। प्रथम सर्ग में राजा दिलीप की संतानहीनता और संतान प्राप्त अर्थ गुलगुरु वशिष्ठ के आदेशानुसार कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा का व्रत। द्वितीय सर्ग में नंदिनी की सेवा, राजा की परीक्षा, प्रसन्न नंदिनी द्वारा संतान लाभ के वरदान का वर्णन। तृतीय सर्ग में रघु का जन्म, विद्या अध्ययन, इंद्र से युद्ध में विजय प्राप्ति तथा रघु के राज्याभिषेक का वर्णन है। चतुर्थ सर्ग में रघु के दिग्विजय का वर्णन है। पांचवें में क्या है, सर्ग में ब्रह्मचारी कौश द्वारा गुरु दक्षिणा के लिए 14 करोड़ रुपए की याचना है। तदर्थ रघु का कुबेर पर आक्रमण है। घन वृष्टि, प्रसन्न कौश द्वारा रघु पुत्र लाभ का आशीर्वाद, फलस्वरूप पुत्र अज का जन्म हुआ। इंदुमती स्वयंवर के लिए अज का प्रस्थान की कथा वर्णित है। छठवें सर्ग में इंदुमती स्वयंवर का वर्णन है। सातवें में अज इंदुमती का परिणय है। प्रतिस्पर्धी राजाओं से युद्ध, अज की विजय वर्णित है। आठवें में अज के राज्याभिषेक है। दशरथ जन्म है। इंदुमती वियोग और अज के विलाप का वर्णन है। नौवें सर्ग में दशरथ का मृगया वर्णन है। श्रवण कुमार की हत्या और दशरथ को शाप प्राप्ति की कथा वर्णित है। 10वें सर्ग में पुत्रेष्ठि यज्ञ, राम आदि 4 पुत्रों के जन्म का वर्णन है। 11वें सर्ग में एकादश मतलब सीता स्वयंवर और राम आदि का विवाह वर्णित है। और 12वें में, जिसे द्वादश कहा जाता है, राम वनवास, सीता हरण, युद्ध, रावण वध का वर्णन है। त्रयोदश यानी 13वें में क्या है, राम का पुष्पक विमान से अयोध्या प्रत्यागमन तथा मार्गस्थ स्थलों का विशद वर्णन है। चतुर्दश यानी कि चौथे सर्ग में राम का राज्याभिषेक है। सीता परित्याग की कथा वर्णित है। पंचदश यानी 15वें सर्ग में कुश लव जन्म है, लवकुश का जन्म है। राम के स्वर्ग आरोहण का वर्णन है। षोडश यानी 16वें में कुश का राज्याभिषेक है। कुश का कुमुदवती से विवाह का वर्णन है। सप्तदश यानी कि 17वें सर्ग में कुश का स्वर्गवास है, उसकी मृत्यु है। कुश पुत्र अतिथि के राज्याभिषेक का वर्णन है। कुश के पुत्र के अतिथि के राज्याभिषेक का वर्णन। और अष्टादश यानी कि 18वें सर्ग में अतिथि तथा उसके वंशज के 11 राजाओं का संक्षिप्त वर्णन है। और एकोनविंशति यानी कि 20 से कम 19वें सर्ग में क्या है कि अग्निवर्ण का राज्याभिषेक है। उसकी अत्यधिक विषयासक्ति, राज्यक्षमा से पीड़ित होकर स्वर्गवास, उसकी रानी का राज्याभिषेक, गर्भस्थ बालक के उत्तराधिकारी होने का अमात्यों द्वारा निर्णय लेने का वर्णन है। यह श्लोक पढ़ते हैं, इसके बाद हम देखेंगे दूसरे पार्ट में। विलासिनी लास मनोभिरामा राम अर्पितश्रित सौकुमार्या सालंकृता वार्वग्निता विभाति श्री कालिदासस्य कलापे। तो इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। इसके आगे इसमें लगभग 128 पेज है, तो यह आपका लगभग 8 पार्ट में जाएगा। इकाई 1, तो इकाई 1 8 पार्ट में जाएगा। उसके बाद इकाई 2, 3, 4, 5 इसी तरह हम देखते रहेंगे। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और इसमें आपको क्या चाहिए यह भी बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।